Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hopes all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 13 मई 2024 को. ये हैं जी आज के एडिटोरियल और ओपिनियन. एडिटोरियल के लिए अलहदा से लेक्चर बना दिया गया है. इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा ओपिनियन. सबसे पहली जो ओपिनियन है इसका टाइटल है इंडिया के अंदर इलिबरल इलेक्शन हो रहे हैं और इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा अगर मोदी इस बार जीत गया. तो राइटर कहती हैं कि मोदी अगर इस बार दोबारा पावर में आ गया तो इससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के अंदर मज़ीद ट्रबल देखने को मिलेगी. मलिहा लोधी साहिबा ने ये लिखा है. ये एम्बेसडर रह चुकी हैं यूएस, यूके और यूएन में. पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त लिखती हैं. आइए डिस्कस करते हैं क्या कहती हैं मलिहा साहिबा. इंडिया के अंदर 2024 में ये जो इलेक्शन हैं ये हो रहे हैं. इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि मोदी तीसरी दफ़ा दोबारा इंडिया का पीएम बन जाएगा. ये जो इलेक्शन का फ़ेज़ है इंडिया के अंदर हो रहा है, वोट डल रहे हैं. जून 1 तक इसका सारा नतीजा निकाल लिया जाएगा और ये पेशेन गोई की जा रही है कि इस बार भी मोदी बारीक सरियत से जीत जाएगा. क्यों जीतेगा जी, देखते हैं जी. तो ये आपको इंडिया के अंदर बैनर नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन जो इंडिया के अंदर होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है आबादी के लिहाज से अगर वो चाइना है, चाइना के अंदर तो इलेक्शन होते ही नहीं, वहाँ है कम्युनिज़म. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़े इलेक्शन दुनिया के हैं वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं. और उसके अलावा ये तकरीबन 44 डेज़ के इलेक्शन हैं. जून 1 को इसका नतीजा निकल आएगा और मोदी सरकार लग रहा है कि इस बार दोबारा जीत जाएंगे. ठीक है, तो क्या कह रही हैं राइटर कि भारतीय जनता पार्टी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मोदी, उसका जो इस मरतबा गोल है वो ये है कि वो इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन के आएगी और जो उनकी लोकसभा है, जो उनका लोअर हाउस है, उसके अंदर 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है वो 400 प्लस सीट लेना है. इससे ये एक स्ट्रॉन्ग विंग बन के आएगी. डाउट अराइज रिगार्डिंग द अचीवेबिलिटी. इस बारे में शक क्रिएट हो रहा है क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जो वो दावे कर रही है 400 सीट जीतने की वो जीत पाएगी. क्योंकि जो 2019 के अंदर इलेक्शन हुए थे ना, तो इंडिया के अंदर तकरीबन 31% तकरीबन जो है इसने वोट लिए थे और बाद में फिर इसके साथ जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी शामिल हो गए थे. तो राइटर कहता है कि पिछले इलेक्शन की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा सीट विन करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जो है वो उम्मीद लगा रही है कि वो 370 सीटें इस इलेक्शन के अंदर जीतेगी और साथ जब आज़ाद उम्मीदवार उनके अंदर शामिल होंगे तो 400 सीटें अगर उनकी बन गई तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के आएगी और अपनी मर्ज़ी से इंडिया असम्बली के अंदर बैठ के वो क्या करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे. उसके अलावा राइटर कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन जमात है कांग्रेस, उसमें हमें वीकनेस नज़र आ रही है. ऐसे नज़र आ रहा है कि जो कांग्रेस जो कि दूसरी अपोजिशन पार्टी के साथ अलायंस बना रही है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. क्यों नज़र आ रही है जी, उसके आगे राइटर बताएगा कि मोदी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और जो अपना इमेज उसने क्रिएट कर लिया है उसकी वजह से वो वोट जो है वो ले लेगा हिंदुओं के. मोदी ने क्या किया जी, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन जो है उसका इमेज बना के प्रेजेंट किया है और इससे उसको पॉलिटिकल फ़ायदा होने जा रहा है. उसके अलावा हिंदुत्व जो उसका आइडियोलॉजी है और जो उसकी स्पीचेस के अंदर ये कहा जाता है कि इंडिया हिंदुओं के लिए है. उसके अलावा जो बाबरी मस्जिद को उसने हटाया, वहाँ पे राम मंदिर बनवाया. उसके अलावा कल्चर के ज़रिए वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, मुसलमानों के अगेंस्ट स्पीच करता है. इंडिया का जो स्पेशल स्टेटस था 370 आर्टिकल 2019 में उसने उसको हटाया. तो इसकी वजह से जो हिंदू हैं उसको एक बहुत अजीम भगवान का भी कुछ लोग उसको दर्जा देते हैं. तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो मोदी के साथ है और इंडिया के अंदर हिंदू की तादाद ज़्यादा है. तो ज़ाहिर बात है हिंदू फिर किसको वोट देंगे, मोदी को देंगे. उसके अलावा जो उसकी स्पीचेस हैं मोदी की एंटी रिटोरिक मुस्लिम, उसमें वो कहता है कि मुसलमान तादाद के लिहाज से इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आपके हक़ भी छीन लेंगे, जिसकी वजह से हिंदुओं को वो
मज़ीद हवा देता है और हिंदू उसको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो मज़ीद ट्रबल में चले जाएंगे अगर मोदी विन कर गया। राइटर कहती हैं कि ट्रबल मुझे नज़र आ रही है, अगर मोदी ने इस दफ़ा भी इलेक्शन जीत लिया तो पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं रहेगा। मोदी की जो स्पीचेस हैं जो अभी वो इलेक्शन के लिए कर रहा है, उसमें वो वोट लेने के लिए मुसलमानों के अगेंस्ट बात करता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है। वो पाकिस्तान के बारे में कहता है कि पाकिस्तान के में से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान को जो है वो इस्तेमाल करके उसका जो गलत इमेज रिप्रेजेंट करके हिंदुओं के वोट ले रहा है। मोदी का जो एम्फासाइज़ है वो इस बात पे है कि उसने इकोनॉमिक अचीवमेंट कर ली है। जिस तरह वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लास्ट टाइम जो वहाँ का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उसके बेटे की शादी थी तो वहाँ पे आपने देखा मार्क जकरबर्ग भी आया, उसके अलावा जी एलन मस्क भी आया। उसके अलावा आप देखें कि आईटी के लिहाज से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो रही है। तो इकोनॉमिक अचीवमेंट जो इंडिया के अंदर हुई है उसको मोदी क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को पेश करता है। अपोजिशन को क्रिटिसाइज़ करता है कि अपोजिशन जमात अगर विन कर गई तो वो क्या हो जाएगी, वो हिंदुओं का साथ देगी। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है ना, वो भारतीय जनता पार्टी पे क्रिटिसाइज़ करती है कि हिंदू जो मोदी है इसने हमेशा अथॉरिटेरियन सियासत की है और अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उसका इसने गलत इस्तेमाल किया है। इसने जुडिशरी को दबाया है, इसने मीडिया को मैन्युपुलेट किया है, इसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की धज्जियाँ बिखेरी हैं। ये कांग्रेस इस पर क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी डेमोक्रेटिक बैक साइड स्लाइडिंग का मतलब है डेमोक्रेटिक वैल्यू को ख़त्म करने के बावजूद मोदी जो है उसके सपोर्टर बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। हिंदुत्वा एजेंडा एंड इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी हिंदुत्वा एजेंडा पे डटी हुई है और इसकी जो आरएसएस आइडियोलॉजी है जिसमें हिंदू मज़हब की प्रीच की जाती है, हिंदू को एक सुप्रीम कौम समझा जाता है, उसकी वजह से राइटर कहता है कि ये सारे जो हिस्टोरिक एक्शन हैं, जो उसकी स्पीचेस हैं वो देखने को मिलती है। मोदी जो है हमेशा ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है जिससे जी वो वोट खींच लेता है और जो इलेक्टोरल डिस्कशन है उस पर भी इसका इम्पेक्ट पड़ता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोदी एंटी पाकिस्तान हिटोरिक, और जो मोदी ये जो स्पीचें कर रहा है जिसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बातें करता है, राइटर कह रही है कि इससे पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन पे नतीजा पड़ेगा और अनलाइकलीहुड, कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो नॉर्मल हों, क्योंकि मोदी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट सियासत पे बिलीव करता है। ये है जी पहली ओपिनियन। दूसरी ओपिनियन है पॉलिटिकल कैपिटलिज्म। ये उमेर जवेद साहब हैं, इन्होंने लिखी है लम्स के अंदर, ये सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, राइटर हैं, टीचर हैं। ये बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो हाइब्रिड रजीम चल रहा है आर्मी और उसके अलावा करंट गवर्नमेंट का, ये इनकेपेबल है और उसके अलावा ये इंट्रेंच्ड है, फंसा हुआ है और अनप्रोडक्टिव अलाइट इसके अंदर है। ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही जिससे पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी परमानेंट बेस पे सस्टेनेबल हो जाए। तो क्या करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कैपिटलिज्म है उसकी बात करेंगे। पॉलिटिकल कैपिटलिज्म क्या होता है जी, जिस तरह एक बंदा जो है फ़र्ज़ करें कि जो गवर्नमेंट है ना इस चीज़ को बेचना चाहती है, ये चाहे एयरपोर्ट है, चाहे पीआईए है, चाहे स्टील मिल है, इसको बेचना चाहती है। तो बेचने के लिए तरीका ये होना चाहिए कि इस पे बोली लगाई जाए, ठीक है। जो इसको ख़रीदना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो ये मुल्क ख़रीदना चाहता है, ये मुल्क या कोई ये ताजर ख़रीदना चाहता है, तो इस पर बोली लगे, जो ज़्यादा पैसे दे, ठीक है, उसको जी ये चीज़ बेच दी जाए। लेकिन कहता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो अपना फ़ायदे के लिए ये जो चीज़ें बेचते हैं ना वो अपने ही किसी मनपसंद मुल्क को दे देंगे। जिस तरह सऊदी के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर किसी अपने जो फेवरेट बंदा है उसको दे देंगे। और जो चीज़ फ़र्ज़ करो 1000 मिलियन डॉलर की है, उसको क्या पता 6000 मिलियन डॉलर, सॉरी 1000 की है तो क्या पता उसको 500 मिलियन डॉलर में बेच दिया जाए, जिससे नुकसान किसका होता है जी, मुल्क का होता है। तो ये कहता है कि राइटर कि जो हमारे पास पॉलिटिक्स जो इन्वॉल्व होती है ना कैपिटलिज्म में,
जिसमें वो बेनिफिट अपना देखती है, मुल्क का नहीं देखती, ये मुल्क की बेहतरी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो बात करते हैं कि रिसेंट ईयर के अंदर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन किए जा रहे हैं। इस मकसद को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल SIFC के नाम पे बनाई गई, और SIFC के पास ये इख्तियार हैं, वो क्या करेगी, इकोनॉमी को गवर्न करे, ऐसे डिसीजन करे जिससे पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतर हों। तो SIFC ने क्या किए हैं, गल्फ़ कंट्री के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरेबिया की तरफ आई है, सऊदी अरेबिया की तरफ से आई है। अब जो SIFC है, इसमें हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, और उसके अलावा सिविलियन भी हैं, और उसके अलावा मिलिट्री पर्सन भी हैं। तो हाइब्रिड लोगों ने मिल के SIFC बनाई है। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल है ना, ये पॉलिटिकल कैपिटलिज्म खेलती हुई नज़र आ रही है। ये जी राइटर का कहना है, पाकिस्तान को चैलेंज फेस करना पड़ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के पास सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज नहीं है ताकि अपनी ये इकोनॉमी ग्रोथ कर सके, और पैसे नहीं हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसका इशू रहता है, मतलब ख़र्चे ज़्यादा हैं और आमदन कम है। इसको पूरा करने के लिए हमें हमेशा या तो IMF से पैसा चाहिए, या फिर जो स्टेट की जो इंटरप्राइजेज़ होती हैं उनको बेच के हम क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। अब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम अपनी चीज़ें बेचते हैं, और उन चीज़ों के अंदर जिस तरह PIA को बेचा जा रहा है, और जो एयरपोर्ट है उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, तो उनके अंदर पॉलिटिकल कैपिटलिज्म देखने को मिलती है। जो पॉलिटिकल पावरफुल लोग हैं वो अपना सुख इस्तेमाल करके जो स्टेट की चीज़ें हैं वो अपने मनपसंद लोगों को दे देते हैं। तो इससे क्या आता है जी, वक्ती फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या है, नुकसान है। राइटर कहता है पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, और अंडरलाइन करता है पाकिस्तान के अंदर कैपिटल मतलब पैसे की कमी है, और लेबर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। इसको देखते हुए हमें किसकी ज़रूरत है जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सिविल मिलिट्री जो डिसीजंस हैं वो फोकस कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए मुल्क के अंदर। इसके लिए जो स्पेशल ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल है ये डील कर रही है, और लेकिन इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है और जो इसकी टर्म्स हैं उन पे क्वेश्चन उठ रहा है। ये कह रहा है राइटर, ख़ास तौर पे राइटर कहता है कि किसी भी मुल्क के अंदर, राइटर कहता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये एक बेस्ट हल होता है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर वो इदारे जो पाकिस्तान को लॉस करते हैं, बेनिफिट नहीं देते, उनको प्राइवेट कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हम ढूंढते हैं ना, वो हमारी इकोनॉमी को परमानेंट बेस पे ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे कहता है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस पे जो अटेंशन है वो बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है इन प्रोसेस के अंदर, वो एक फ्यूचर के अंदर हमें एक थ्रेट नज़र आ रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है अपना खसारा पूरा करने के लिए जितनी भी पाकिस्तान की स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं उनको प्राइवेट कर रही है। लेकिन राइटर कहता है कि इससे वक्ती तौर पे पैसे मिल जाएंगे, गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंबे अरसे के लिए सस्टेनेबल बेसिस पे काम हो, उसके लिए हमें अपनी रिफॉर्म जो हैं वो लगाने के रिफॉर्म्स जो हैं उनको पे इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। राइटर कहता है कि पॉलिटिकल कैपिटलिज्म मॉडल जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर एक शिफ्ट देखने को मिला है, और साथ साथ बात करता है कि चाइना, वियतनाम और जो सिंगापुर है ना, ये भी क्या करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटलिज्म को इस्तेमाल करते हैं, कुछ कंपनियों को फ़ायदा देते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पॉलिटिकल कैपिटलिज्म है ना, ये अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए करते हैं। तो राइटर कहता है अगर पाकिस्तान ने पॉलिटिकल कैपिटलिज्म करनी ही है ना, फिर वो इन मुल्कों की तरह करे जिससे पाकिस्तान को कोई इकोनॉमी गेन हो परमानेंट बेस पे। ये ना हो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कैपिटलिज्म है वो अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन कर दे, लेकिन उससे शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो हो जाए, लॉन्ग टर्म फ़ायदा ना हो। ये कोई अच्छा हल नहीं है। उसके अलावा राइटर कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंज हैं पॉलिटिकल कैपिटलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के, वो है जी एक टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेसी। टेक्नोक्रेट वो होती हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट हों। कहते हैं कि जो टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेसी का ना होने की वजह से हम पॉलिटिकल कैपिटलिज्म को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज्ड जो स्टेट स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर,
कुछ ही पावरफुल लोग हैं जो डिसीजन करते हैं। ये हमारी सक्सेस में क्या है, रुकावट हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अलीट क्लास जो बैठी हुई है, जो नेशनल अटैचमेंट की बजाय अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है उससे जुड़ी हुई है, उसको ख़त्म कर सके। जब तक इन लोगों को जो करप्ट हैं ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई परमानेंट सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। लो और साथ कहते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल है गवर्नेंस का वो भी वीक है, और हमारी जो कोशिश होती है जस्ट रेंट सीकिंग होती है। जिस तरह गवादर हम दे दी कि हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसी तरह कहता है कि जब तक हम सस्टेनेबल बेस पे ख़ुद काम नहीं ना करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं होगी। पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक कॉम्पिटेंस है वो बहुत कम है, जो हमारी कानून साजी है वो बहुत कम है, और जो हमारी रेंट सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी वजह से हमें कोई खासा फ़ायदा नहीं होता। राइटर कहता है कि हम जस्ट शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस करते हैं, और जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के ज़रिए वो हम नहीं करते। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। उसके बाद जी तीसरा हमारे पास ओपिनियन है, डैट इज़ शैडो ऑफ द मून। तो ये हुमा यूसुफ ने लिखा है कि पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली चाइना की मदद से जो पाकिस्तान ने एक ऑर्बिट भेजा है, चाइना ने हेल्प की है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो छोटा सा सैटेलाइट था आई क्यूब के नाम से, वो चैंग-ई-6 लूनर जो मिशन है चाइना का, उसके साथ चाइना पे पहुंच गया है। उससे तस्वीरें भी आई हैं। तो ये उसके बारे में है, पाकिस्तान के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर रुझान देखने को मिला है। तो राइटर जो है हुमा यूसुफ कहती हैं पाकिस्तान की जो स्पेस पॉलिसी है ना, इनको मज़ीद आगे जाना चाहिए और इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, सो डैट पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव कल्चर आए साइंटिफिकली, और जो स्पेस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हमें भी लेने चाहिए। तो ये पाकिस्तान का जो स्पेस ओडिसी है, जो स्पेस का अभी इवेंट हुआ है, जर्नी था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है और इसमें चैलेंज क्या हैं। तो ख़ास तौर पे राइटर कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरेस्ट जो है लोगों का वो स्पार्क हुआ जब पाकिस्तान ने चैंग-ई मिशन जो चाइना का था उसके अंदर पाकिस्तान ने एक अपना भी छोटा सैटेलाइट भेजा, और उसने वहाँ से तस्वीरें भी भेजी हैं, और इससे पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है वो आवाम को नज़र आया है। तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी को लोगों की वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर बेहतर हुआ है। स्पार्को पाकिस्तान का जो इदारा है जो काम करता है स्पेस बिल्डिंग पे, इसके बजट बहुत थोड़ा रहा है, तो हमें इसका बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, सो डैट ये एक मज़ीद अच्छे तरीके से काम करे। राइटर कहती हैं कि मेरा ये शक था कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसको ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन कहती हैं जब मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस देखी, फ़ायदे देखे, तो मैंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान की जो काविश है ये प्रेज़वर्दी है। ये जो पाकिस्तान का रोल है वो ये है कि पाकिस्तान स्पेस में जाके डेटा कलेक्शन करेगा, तो डेटा कलेक्शन से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है, और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं और एनवायरनमेंट के बारे में हमें पहले से ही सैटेलाइट से अवेयरनेस मिल जाती है कि जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने को मिल जाती हैं सैटेलाइट का इस्तेमाल करके। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। राइटर कहती हैं कि अगर आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उनको ट्रैक कर सकती हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आप इरिगेशन निज़ाम को बेहतर करने के लिए और वाटर सोर्स ढूंढने के लिए आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग में आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एरिया जहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं है, जिस तरह इंटरनेट के लिए आपको तारे लगाना पड़ती है, अगर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आपकी अपनी हो जाए तो वो एरिया जहाँ पे तारे नहीं जा सकती तो वहाँ सैटेलाइट के ज़रिए आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। टेली हेल्थ मीन टेली कम्युनिकेशन हेल्थ इससे बेहतर होगी। तो राइटर कहती हैं कि हमें इस बात पे ज़ोर देने की ज़रूरत है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे हैं इकोनॉमिकली और सोसाइटल डेवलपमेंट के वो हमें गेन करने चाहिए। और साथ साथ राइटर कहती हैं कि पाकिस्तान को जो अपनी स्पेस पॉलिसी है इसको प्रायोरिटाइज़ देना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्पेस टेक्नोलॉजी है, सो डैट कम ख़र्चे पे हम ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकें। उसके अलावा जी राइटर एग्जांपल देती हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर वाल मुसामी जो है वो फ्रेमवर्क है, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बनाया है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है,
और वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है। तो उनसे हमें उसके अलावा जो इंटरनेशनल इदारे जिनका स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, उनसे हमें हेल्प लेनी चाहिए सो डैट कल को वो भी हमें डाटा प्रोवाइड करें। और साथ साथ जो स्टेम एजुकेशन है, साइंस, एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, तो ये सारी मतलब जो लेटेस्ट टाइप एजुकेशन है इसको आप दे सकते हो पूरे मुल्क के अंदर। जिस तरह जहाँ पे इंटरनेट नहीं जाता, अगर आप सैटेलाइट के ज़रिए सिग्नल भेजोगे तो पहाड़ों पे रहने वाला बच्चा भी क्या कर सकता है जी, वर्चुअल लर्निंग कर सकता है। फंडिंग हमें देनी चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी को। और राइटर कहता है कि जो हम स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जिस तरह आर्मी यूज़ करती है, उससे निकल के हमें मज़ीद इससे फ़ायदे लेने चाहिए। उसके अलावा जी बैलेंसिंग इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, राइटर कहती है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक तो हम अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें और जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो बढ़ाएं सो डैट उससे हम फ़ायदा उठा सकें। और काशन करती हैं कि हमें सिर्फ एक ही पार्टनर पर रिलायंस नहीं करना चाहिए, बल्कि मीन कि हमें सिर्फ स्क्रूटनाइजेशन का मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इसके मल्टीपल रोल हैं उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है। और राइटर कहती हैं कि आप अगर स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर कर लेंगे तो इससे दुनिया आपके साथ कोलैबोरेशन बढ़ाएगी और आपकी डेवलपिंग कंट्री जो है उनके अंदर अगर स्पेस टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो और मुल्क भी ख़रीदेंगे। इससे जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। और साथ वो एग्जांपल देती है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर जो सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान को भी अपनी टेलीकम्युनिकेशन और क्लाइमेट रिस्क मैनेज करने के लिए ग्लोबल साउथ की तरह अपना जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और साथ राइटर कहती हैं कि पाकिस्तान दुनिया के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाए और अपना जो मकसद है वो बड़ा करे, सिर्फ सिंगल पर्पस के लिए ही स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जाए। राइटर कहती हैं कि अगर हम स्पेस कोलैबोरेशन करें फॉरेन कंट्री के साथ, इससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो जी ये था जी आपका स्पेस टेक्नोलॉजी का ओपिनियन। लास्ट पे हमारे पास जी ओपिनियन है अ लॉस्ट फ्यूचर। तो इसके अंदर साइमा लियाकत अली ख़ान कहती हैं कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है गज़ा के लोगों के ऊपर, तो वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं और जो बड़ी बड़े ह्यूमन राइटर के वेल विशर हैं, वो कहाँ गए। ठीक है। तो जस्ट ये कहते हैं कि ये भी हाइपोक्रेसी है कि जो अमीर और पावरफुल मुल्क हैं अगर वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें तो कोई नहीं बोलता। तो ख़ास तौर पे बात करती हैं कि जितने भी कॉलेज हैं यूएस के अंदर, कोलंबिया स्टेट है और वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गज़ा के जिनोसाइड को लेके। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देती हैं कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ कहती है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी वहाँ के स्टूडेंट भी वो कर रहे हैं जी प्रोटेस्ट। तो कहती हैं कि जिस तरह ये देखें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने कैंप लगा दिए हैं और वहीं पे रहते हैं और साथ नारे मारते हैं कि जिनोसाइड को बंद करो। तो साथ साथ वो एग्जांपल देती हैं जिस तरह इंग्लैंड के जो ऋषि सुनाक हैं वो एक इंडियन हैं, इसी तरह ये मिनोची शफीक जो हैं ये एक एक्टिविस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये मिस्र से मूव कर गई हैं। उसके अलावा मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान से हैं। मतलब सारे देखें तो ये अपना रोल अदा कर रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। मतलब काले और गोरे का जो फ़र्क था पहले ज़माने के अंदर, जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर कालों को नफरत की निगाह से देखा जाता था, तो दुनिया इससे आगे निकल गई है। तो दुनिया के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है, राइटर कहती है। और कहीं भी जहाँ पे जुल्म होता था तो वहाँ पे जी ह्यूमन राइट्स के जो वॉच जो करने वाली इदारे थे वो आवाज़ें उठाते थे। लेकिन जब गज़ा की बात करते हैं तो वहाँ पे ना मलाला यूसुफजई बोलती है, ना ये मिनोशे शफीक बोलती है, ना ये कोई बड़ा लीडर बात करता है, जो कि शो कर रहा है कि ये लोग जस्ट अपने पर्पस के लिए ही उन्होंने बनाए हैं। सो ये जस्ट उसके बारे में है। तो राइटर कहता है कि हमें गज़ा के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और जितने भी ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले हैं उनको मुनाफ़क़त छोड़ देनी चाहिए और गज़ा के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। सो ये शॉर्टली और तेज़ तेज़ जस्ट मैंने आपको मेन बातें बता दी, आप इसको पढ़ें। ठीक है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़रूरी हैं उनको उठा लें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।